हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर मैथ पोलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर है जिसको कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक हर कॉन्सेप्ट और हर कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात तो ये कि आखिर पोलिनोमियल आखिर है क्या, पोलिनोमियल किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट क्या है ना, डिग्री क्या है, पावर क्या है, इन सारे चीज़ों को जब तक हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक पोलिनोमियल चैप्टर क्या है आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारा ये मकसद रहेगा कि हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को बेसिक से लेकर शुरू करेंगे और उसके स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग जाएंगे और बेसिक से लेकर हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्लस हर एक कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है ना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल। वही बात है, पोलिनोमियल को शुरू करने से पहले कि कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं जान पाएंगे तब तक आपका जो पोलिनोमियल चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है, सबसे पहला टर्म वो है हमारा वेरिएबल का। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि इस वेरिएबल मतलब का समझते भी होंगे। यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल आखिर कहेंगे किसे, है ना। अल्फाबेट में जो भी आपको देखने को मिलते हैं ए से लेकर जेड तक, ABCD XY Z PQRS TUVW, कुछ भी जो भी आपको अल्फाबेट में देखने को मिलते हैं ए से लेकर जेड तक, वो सारे के सारे हमारे होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोग, वेरिएबल निकला हुआ एक शब्द से जिसका नाम है वैरी, और वैरी का मतलब होता है चेंज। मतलब ये कि वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कुछ वेरिएबल का, जैसे P हो सकता है, Q हो सकता है, R S T X Y Z एटसेट्रा, और भी आगे हो सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे अल्फाबेट में वो सारा हमारा वेरिएबल हो सकता है। अब सवाल है कि ये वेरिएबल का मतलब क्या है। देखिए, वेरिएबल का मतलब ये है ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी का वैल्यू अलग आ सकता है। सपोज मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आ गया 2, दूसरा क्वेश्चन बनाया, हो सकता है x का वैल्यू आ गया 4, तीसरा क्वेश्चन बनाया, हो सकता है x का वैल्यू आ जाए 6। मतलब क्या आप देख रहे हैं कि वेरिएबल तो वही है x, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, वेरिएबल का वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रहा है ना, पहले 2 4 6। तो ये जो वेरिएबल का वैल्यू आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू आ सकता है। इसीलिए ये निकला हुआ है कहाँ से, वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल में आप कुछ भी ले सकते हैं, PQRS TUVW XYZ ABCD EFG, कुछ भी ले सकते हैं ना, वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट, बहुत सारे बुक में इसको कांस्टेंट टर्म के भी नाम से जाना जाता है। कांस्टेंट टर्म के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। क्या है इसका एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, आगे जहां तक आप लिखना चाहें। मतलब ये
कि आपको जितना भी नंबर जैसा दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 11 12 15 16 कुछ भी जो आपको दिख रहा है ये है हमारा कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये चेंज नहीं होगा। अब चेंज नहीं होगा इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इस 2 का वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। जो ये 2 है वो हर जगह पर सेम रहेगा। क्या 2 के बदले हम लोग क्या 4 लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है? तो 2 के बदले हम लोग 4 नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 के बदले हम लोग 6 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। इसके जगह पर दूसरा कुछ हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये अपना वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन वेरिएबल जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदल सकते हैं और ये जो है कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इन सभी का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, ये कभी भी बदलेगा नहीं बदलेगा। इसके जगह पर हम लोग कोई दूसरा नंबर नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट ऐसे नंबर जो कि कभी भी अपने वैल्यू को बदल नहीं सकता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कभी भी उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है? यदि नहीं तो आप कमेंट करें, और हाँ यदि नहीं तो आप, मेरा विश्वास है आप एक बार वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर से समझें, आपको समझ में जरूर आएगा, है ना। चलो उसके बाद तीसरा टर्म है हमारा, तीसरा टर्म्स। ये क्या है इसको समझते हैं जरा। टर्म्स मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म क्या है? टर्म है कॉम्बिनेशन किसका किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का। एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2x 4x 5y 6/7z 7/3p एटसेट्रा। ये क्या है? ये है हमारा सारा का सारा टर्म। क्या है? टर्म है। अब जरा देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्म। मतलब क्या कि जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आपस में जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग कहेंगे टर्म। अब जरा समझते हैं इसको। क्या यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो क्या ये x हमारा वेरिएबल हुआ? क्या बिल्कुल हुआ वेरिएबल, क्योंकि ये एक अल्फाबेट है। क्या ये 2 जो है, क्या ये 2 एक कांस्टेंट है? क्या बिल्कुल है, क्योंकि ये एक नंबर है। बात समझ में आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। तो ये हो गया हमारा एक टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली जो बात आप लोगों को हो सकती है वो ये कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे p, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग भी हम लोग ले सकते हैं। ये केवल समझने के लिए, वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग हो सकता है और अलग अलग वैल्यू हम लोग ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे और आगे लिखना चाहें तो ABCD भी लगाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा टर्म। अब एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ये जो कॉमा आप देख रहे होंगे इसको हटाकर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस का साइन डाल देते हैं और ये वाला कॉमा हटाकर माइनस का साइन डाल देते हैं। तो अब जरा बताइए, क्या यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये एक अलग सा कुछ नजर आ रहा होगा, है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसको थोड़ा सा बाद में जानेंगे, लेकिन मान के चलिए कि यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एक सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल में कितना टर्म है यदि पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये एक सवाल में 3 टर्म हमारे पास है, एक 2x 4x और 5y। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए था। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि टर्म्स यदि आपस में जुड़ रहे हैं तो वो प्लस और माइनस के वजह से जुड़ रहे हैं, है ना। क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करने का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन का काम हो रहा है वो हो रहा है प्लस और माइनस की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो टर्म्स हमारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड
टर्म्स, तो ये हमारा वेरिएबल है, ये टर्म है, ये वेरिएबल है, ये टर्म है, ये वेरिएबल है, ये टर्म है, उसी प्रकार से आगे भी है और आप अलग से भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो ये हो गया हमारा टर्म। खैर इसको जो था हमारा पहले वैसे लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो ये हमारा एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी, ये भी, ये भी और आगे भी हमारा सब अलग अलग टर्म है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है इसको भी समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था टर्म्स का, टर्म्स का लिखा हुआ था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब लिखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर known as algebraic expression। क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स कहाँ है, यही तो है, इन सभी में जो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है उसको हटाकर प्लस या माइनस का साइन दे देंगे तो हमारा बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चलिए इसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 2x, 4x था, तो यहाँ पे हमारा 2x + 4x हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक हम अपने से एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4x² + 3x + 7, ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग टर्म्स का यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक अलग टर्म था, ये भी एक अलग टर्म था, है ना, तो दोनों को आपस में जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, जब हम लोग बहुत सारे टर्म्स को प्लस और माइनस के साथ आपस में जोड़ देते हैं, एक अलग ही सवाल बना देते हैं इस प्रकार का, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेनली हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है, और टर्म्स क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट था। तो हर एक चीज बारीकी से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए इसमें तो अब कोई डाउट नहीं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हाँ एक और चीज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है 4/3y - 7, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, 4/x y - 7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि ये भी एक हमारा टर्म है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार का यदि आपको कहीं पे देखने को मिल जाए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जहाँ पे कि बहुत सारे टर्म्स आपस में कनेक्टेड हो, तो वो हम लोग कहेंगे उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर अपना आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चल अब हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे और चलेंगे 5 नंबर पर। 5 नंबर है हमारा पोलिनोमियल, इस चैप्टर का टॉपिक ही है पोलिनोमियल, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल हेडिंग देख रहे हैं, चैप्टर का यही नाम है ना। ये क्या है जरा इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब पोलिनोमियल is an algebraic expression
in which वेरिएबल, ये क्या लिख रहा है अभी हम लोग समझेंगे, है ना, पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव यानी कि होल नंबर नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है? पावर्स। अब समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ना। क्या लिखा हुआ है? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये कि एक पोलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या ये एक पोलिनोमियल हो गया? क्या बिल्कुल हुआ, बिल्कुल ये एक पोलिनोमियल ही हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये हमारा एक पोलिनोमियल ही हुआ। अब ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसी को हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? होल नंबर। और एक और चीज, नॉन नेगेटिव का मतलब, अच्छा नेगेटिव का तो मतलब समझते हैं कि जिसमें कि माइनस लगा हो, है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, जिसमें कि माइनस का साइन ना लगा हो, और माइनस का साइन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो एक पोलिनोमियल होना चाहिए, सॉरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होना चाहिए। इसके जगह पे आप होल नंबर भी कह सकते थे। होल नंबर हमारा क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, आप जहां तक लिखना चाहें, है ना। तो ये हमारा कहलाएगा एक पोलिनोमियल। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए 4x² माइनस 7x प्लस 3, हम कह रहे हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। क्या वाकई में एक पोलिनोमियल है? क्या पोलिनोमियल ये है कि नहीं है, इसको पता करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जरा पता करते हैं, है ना। चलो जरा देखते हैं क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा होता क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, है ना। तो क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्या? और टर्म्स हमारा होता क्या है? टर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। तो क्या यदि ये एक टर्म होगा तो क्या इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है? बिल्कुल है। वेरिएबल x है हमारा, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा 4 है ना। इसमें देख लेते हैं, क्या यहाँ पर वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल x है। क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? बिल्कुल 7 कांस्टेंट है, तो ये भी एक हमारा टर्म हुआ। क्या ये एक टर्म है? क्या यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपको लगेगा कि टर्म्स के डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। इसमें तो वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो फिर ये टर्म्स कैसे कहलाएगा? मैं कह रहा हूं कि ये भी एक टर्म है, लेकिन कैसे? सर प्रूफ तो कीजिए। बिल्कुल करेंगे, है ना। इसको प्रूफ करेंगे कि ये आखिर हमारा वेरिएबल है कि इसके साथ वेरिएबल है कि नहीं है, ये टर्म हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। चलिए, आप छोटे क्लास में एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, पावर चैप्टर को पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर को, है ना। वहां पे आप एक चीज गौर किए होंगे, यदि x का पावर 0 हो, यदि x का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता था? 1 होता था। x के जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है, फॉर एग्जांपल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यदि इसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता था? आपको याद है? नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। तो यदि कोई यहाँ पे नंबर रहता था, फॉर एग्जांपल x के जगह पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यदि उसका पावर 0 रहता था तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता था। आपको याद होगा कितना होता था? 1 होता था। तो ये हो गया हमारा 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस चीज को समझते हैं यहाँ पे कि आखिर सवाल में कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे 3 है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक x होगा, 3 है, मान लीजिए 3 मान लीजिए, और यदि उसका पावर 0 होगा तो क्या इसका वैल्यू
1 होगा, बिल्कुल होगा, अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे देखे हैं। और जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 3 को तो कितना आएगा, 1 × 3 = 3 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि 3 के साथ भी हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल बिल्कुल इनविजिबल है, वो वहां पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपोनेंट चैप्टर के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि वहां पे भी एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। और उस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, तभी तो उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है, तो आप इसे एक बार अच्छी तरीके से समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ताकि आगे जो भी हमारा सवाल बनेगा उसमें से बहुत सारा सवाल आपको इसका भी मिलेगा, है ना, इस प्रकार का मिलेगा। तो यहाँ पे 3 है तो इसके साथ क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 0, और इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, और जब 1 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 3 ही होगा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो 3 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा एक वेरिएबल है जो कि इनविजिबल है, बात समझ में आ गया। तो अब ये भी टर्म है, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, और आपस में प्लस माइनस से ये कंबाइन भी हो रहा है, देखिए प्लस माइनस से ये आपस में कंबाइन भी हो रहा है, तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अभी ये फिलहाल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी ये पॉलिनोमियल नहीं बना है, पॉलिनोमियल को आप बनाएंगे। अब क्या है पॉलिनोमियल में, इन विच वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। वेरिएबल इसमें कहाँ कहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे है, और एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे x का पावर 0 था, है ना, जिसका वैल्यू हो गया था 1। क्या लिखा हुआ है, इन विच वेरिएबल है ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। कहाँ कहाँ वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल यहाँ है, एक वेरिएबल यहाँ है, और एक वेरिएबल यहाँ है। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या इस वेरिएबल का पावर 2 है, क्या वो एक 2 पॉजिटिव होल नंबर है, बिल्कुल है। पॉजिटिव बोलिए या फिर होल नंबर बोलिए, बात तो सेम है। होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 से लेकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है 2, चूंकि पॉजिटिव में है ना, और ये एक होल नंबर भी है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या इस वेरिएबल का पावर कितना है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। क्या वो भी एक नॉन नेगेटिव है, क्या बिल्कुल है, क्योंकि 1 हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव ही तो है। यदि निगेटिव रहता तो -1 लिखा रहता, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, पॉजिटिव 1 है। और यहाँ पे इसका पावर कितना है भाई, 0 है, 0 है। तो क्या 0 होल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए तो ब्रैकेट में यहाँ पे होल नंबर भी लिखा हुआ है, होल नंबर में हमारा 0 भी आता है। इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर यदि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो हमारा एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही लंबा तगड़ा और बहुत ही घुमावदार दिया हुआ है, नहीं उसको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे समझ लीजिए आखिर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब यदि आपसे कोई कह दे कि बेटा 10 पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, तो बिल्कुल लिख के दिखा देंगे। क्या करेंगे, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल 7y + 3। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें टर्म्स हैं, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट और इसके साथ वेरिएबल इस प्रकार का जुड़ा हुआ रहेगा ऑलरेडी, है ना। तो ये हमारा एक क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और क्या इसमें नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका पावर कितना है, 1 है पॉजिटिव में, इसका पावर कितना है 0 है, और 0 हो चूंकि हमारा होल नंबर है, और होल नंबर इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या है, वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल जो है उसका पावर बस क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव में पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, 9x का पावर -2 -7x + 3। क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या, देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है ना, इन विच वेरिएबल है ओनली नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि पावर -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बात समझ में आ गया। तो जितना पॉलिनोमियल आप लिखना चाहें लिख लीजिए, बस उसका पावर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए,
या फिर आप उसको दूसरे रूप से कैसे कह सकते हैं, होल नंबर में होना चाहिए। वो 0 भी हो सकता है, 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। आप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल आखिर हम लोग कहते किसे हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल मेनली हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि उसके वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव में होना चाहिए या फिर कोई होल नंबर होना चाहिए। यदि निगेटिव में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैथ कहता है कि देखिए आप पॉलिनोमियल तो बहुत बार लिख सकते हैं, वो अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। मैथ कहता है कि आप बार बार इतना बड़ा पॉलिनोमियल क्यों लिखेंगे, इतना बड़ा पॉलिनोमियल आप क्यों लिखेंगे। हम आपको कुछ शॉर्ट टर्म दे रहे हैं, कुछ तरीका दे रहे हैं लिखने का, जिसका मतलब ये होगा कि यदि आप उसको लिखते हैं तो आप एक पूरा का पूरा पॉलिनोमियल को लिख रहे होंगे। जैसे मैथ कहता है कि देखो ये एक पॉलिनोमियल है और आप चाहते हैं कि हमको बार बार यहाँ से यहाँ तक ना लिखना पड़े, तो हम आपके लिए कुछ टर्म दे रहे हैं, कुछ शॉर्टकट तरीका दे रहे हैं, जिसको आप लिख देंगे तो आप मान लिया जाएगा कि आप एक पॉलिनोमियल को ही लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x हो सकता है, q ऑफ x हो सकता है, r ऑफ x हो सकता है, फिर से g ऑफ y हो सकता है, फिर से और आगे आगे s ऑफ t हो सकता है, आगे h ऑफ z हो सकता है। ये सारा कुछ हो सकता है, एक पॉलिनोमियल का नाम रखने का तरीका ये हो सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आप ब्रैकेट के पहले देख रहे होंगे अल्फाबेट P, Q, R, G, S, H, इसके जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे ABCD भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर हम उसी चीज को लिखेंगे जो वेरिएबल हमारे सवाल में दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। यह जो ब्लू टिक जहां पे लगा हुआ है उसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आप उसी अल्फाबेट को लिखेंगे जो अल्फाबेट यहाँ पे पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है इस सवाल में, x है, x वेरिएबल है। तो जरा बताइए कि इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, इन सभी में से क्या क्या नाम उसको दे सकते हैं। तो जहां जहां पे ब्रैकेट के अंदर x होगा वहां उस जगह पर हम लोग इन सारे चीजों को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल का हमारा नाम ये भी हो सकता है क्योंकि अंदर में x है और वेरिएबल हमारा इसमें क्या था, x ही था। ये नाम हो सकता है, ये भी नाम हो सकता है। तो ये तीनों नाम हमारा इस पॉलिनोमियल का नाम हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। मैथ कहता है कि आप लिखिए, है ना। लेकिन कभी भी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे z है, ये यहाँ पे z वेरिएबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल z है तो उसमें हम लोग इसका नाम ये दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7z² माइनस 7z प्लस 9। इस वेरिएबल में आप देखिए, इस पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है। तो क्या हम लोग इसका नाम h ऑफ z दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम h के जगह पे p भी दे सकते हैं, p के जगह पे q भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल लिखिएगा जो वेरिएबल सवाल में यानी कि पॉलिनोमियल में दिया हुआ रहेगा। यदि नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। तो यदि आप एग्जाम में इतना बड़ा पॉलिनोमियल लिखने के बजाय केवल यदि इतना लिख देते हैं तो भी आपका सही होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। ये मैथ का ही नियम है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग अपना आगे बढ़ सकते हैं। तो मैथ कहता है कि आपको हम कुछ तरीका दे रहे हैं जिसको आप यूज करके आप बार बार बड़े पॉलिनोमियल को लिखने से बच सकते हैं, है ना। चलिए इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज 4x का पावर 4 प्लस 7x का पावर 3 माइनस 9x का पावर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। इतना बड़ा पॉलिनोमियल हमारे पास है। अच्छा एक और चीज पता करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल वाकई में है क्या।
और ये भी पता करेंगे इस सवाल में से क्या ये सारा कुछ इसमें लागू हो रहा है क्या, पता करते हैं। चलिए सबसे पहला क्या था, वेरिएबल। क्या इसमें वेरिएबल है? बिल्कुल है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, वेरिएबल है। आगे कांस्टेंट, क्या इसमें कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल 7 हमारे पास कांस्टेंट है ना, 4 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा, क्या याद रखना है इसमें, याद रखने वाली बात क्या है उसको समझते हैं पहले। ये 7 हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, लेकिन ये 4 कांस्टेंट तो लग रहा होगा आपको, लेकिन जब ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ जाता है तो इसका नाम कुछ और हो जाता है। क्या नाम होता है थोड़ी देर बाद हम लोग जानेंगे, भी तुरंत जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, है ना, वो हमारा टॉपिक आएगा उसका, उसी में हम लोग जानेंगे। तो क्या इसमें कांस्टेंट था? बिल्कुल हमारे पास कांस्टेंट 4 है, सॉरी 7 है, फिर 4 भी कांस्टेंट ही है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, हम लोग जानेंगे। 9 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। उसके बाद फिर क्या था? टर्म्स था। टर्म्स क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। तो क्या इसमें वेरिएबल है? कांस्टेंट दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें दोनों कैसे है? ये बड़ा तरीके से, इसमें दोनों है, बस इनविजिबल है वहां पे, है ना। उसके बाद था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, और ये सारे के सारे टर्म्स ये तो हैं, और ये प्लस माइनस के वजह से आपस में जुड़ भी रहे हैं, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, है ना। अब आते हैं पॉलिनोमियल में। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पता करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का क्या शर्त था कि वेरिएबल का पावर यानी कि एक्सपोनेंट केवल नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो क्या पॉजिटिव में है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका पावर 0 है, लेकिन वो भी तो एक होल नंबर है, तो ये हमारा हो गया एक पॉलिनोमियल। लेकिन मैथ कहता है कि इतना बड़ा पॉलिनोमियल को लिखने के बजाय यदि आप इसके जगह पर p ऑफ x भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इतना बड़ा पॉलिनोमियल आप ना लिखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये लिख दीजिए, काम चल जाएगा, है ना। चलिए यदि इसके जगह पर x के जगह पर यदि y रहता तो हम लोग क्या लिखते, क्या लिख सकते थे? p ऑफ y लिख देते। मान लीजिए x के जगह पे हर जगह पे q लिखा रहा था तो क्या लिखते? p ऑफ q लिख सकते थे। यहाँ पे p के जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अंदर में वही चीज लेंगे जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब 5 हो गया। छठे नंबर पर हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब किसे कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए पहली बात, लेकिन उसका पावर हमेशा नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। अब है यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि पहले एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक x माइनस 4x का पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 4x, चलिए इसका क्यूब के जगह पर स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं, उसके बाद प्लस 7 कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जब आप इसको अरेंज फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू पावर वो असेंडिंग में भी हो सकता है, यानी कि छोटा से बड़ा भी हो सकता है, और डिसेंडिंग यानी कि बड़ा से छोटा भी हो सकता है ना। तो ये आपके पास एक सवाल है, इसको जब आप सजा के लिख देंगे, एक अच्छे तरीके में लिख देंगे, तो वही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या यहाँ पे अभी तुरंत बोले कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसका? पावर का, है ना। तो चलिए हम लोग डिक्रीजिंग में लिख देते हैं, डिसेंडिंग में, ये ना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा पावर हमारा? क्या है? 4x का पावर 4 है। इससे छोटा कौन है हमारा? इससे छोटा ये है, सॉरी यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में कर देंगे, है ना। फिर माइनस 4x का पावर क्यूब था, फिर इससे छोटा कौन है? ये है छोटा,
12x² है, फिर उससे छोटा कौन सा है, ये वाला है, प्लस x है, और फिर लास्ट में हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। मतलब ये कि आपको एक पॉलिनोमियल घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा, है ना, उल्टा पुल्टा रहेगा, बस यदि आप उसको अच्छी तरीके से समेट के सजा के लिख देते हैं तो वही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हमारा 7 नंबर में है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को समझने से पहले आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, आप पढ़े होंगे क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें वेरिएबल हमेशा एक रहता था, या तो x या तो p या तो y, कुछ भी रहता था लेकिन एक ही रहता था। क्या आपको कभी भी ऐसा सवाल मिला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्लास 8 में जहां पे कि आपको 2 वेरिएबल एक सवाल में मिला हो? नहीं ना। तो वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी प्रकार से यदि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल आपको मिलता है तो वो हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इसका समझते हैं हम लोग, एक एग्जांपल समझते हैं। 4x² - 7x + 4। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x है, x वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये उसी प्रकार है जैसे कि हम लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी प्रकार से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया इसका एग्जांपल। अब बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब आप एक काम कीजिए, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब इम्पॉर्टेंट आपको ये महसूस होगा जब आप हर एक सवाल को टच करेंगे, एनसीईआरटी को बार बार पलट कर देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चल आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसको लिखिए जल्दी। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने 6 नंबर तक। 7 हो गया हमारा, 4 5 6 7 हो गया, 5 6 7। इसके बाद हमारा है 8 नंबर। चलिए उसको लिखते हैं जरा, 8 में क्या है। एट नंबर पे है हमारा कोएफिशिएंट। नाम आप लोग सुने होंगे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है जरा समझते हैं। इसके लिए पहले हमको एक पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले एक हम लोग, फॉर एग्जांपल 4x² - 9x + 8। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और समझते हैं कि आखिर इसमें कोएफिशिएंट कहते किसे हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये भी हो गया वेरिएबल, ये भी हो गया कांस्टेंट, और ये हमारा तो कांस्टेंट है ही, है ना। इसके साथ वेरिएबल हमारा क्या है, x है, जिसका पावर क्या है 0। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे। अब जब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट आपस में मिल जाए तो इसको हम लोग टर्म कहते हैं। लेकिन इस 9 को कहेंगे क्या? अब यहाँ पे इसको हम लोग टर्म कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे कोएफिशिएंट। लेकिन इसको भी बोलने का तरीका है। क्या तरीका है यहाँ पे देखते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि बताओ 4 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, तो 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से -9 किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है। उसी प्रकार अच्छा एक और चीज, 8 में क्या होगा, ये ट्विस्ट है, अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, 4 is the coefficient
4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ये क्या है, कोएफिशिएंट है। आप लोग इसको जानते भी होंगे, नाम सुने भी होंगे इनका, है ना। उसके बाद -9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अब जरा बताइए हमको कि 8 किसका कोएफिशिएंट होगा। 8 किसका कोएफिशिएंट होगा, 8 होगा x का कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि इसके साथ x का पावर 0 लगा हुआ है, लेकिन ये हम लोगों को दिखता नहीं है सवाल में, इसीलिए हम लोग मेनली उसको नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि सवाल में पूछ दिया इस प्रकार का, एट दे दिया कांस्टेंट के रूप में और पूछ दे कि एट का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या बताएंगे, x बताएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर पे है हमारा डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल। डिग्री, अच्छा कैपिटल में लिख देते हैं, डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ एन पॉलिनोमियल, डिग्री भी आप नाम सुने होंगे, है ना। ये क्या है जरा समझते हैं इसका। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल are known as degree, the highest power of a variable are known as degree of a polynomial. समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 के जगह पे कुछ और ले लेते हैं, 8 यहाँ पे लिए थे, 12 ले लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल आखिर कहाँ है, यहाँ पे वेरिएबल है और एक यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे है। ज्यादा से ज्यादा कितना है भाई, 2 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर नॉन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि एक पॉलिनोमियल होगा, उसमें वेरिएबल जो होगा, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना था वेरिएबल का, 2 था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। टू क्या है, डिग्री है इस पॉलिनोमियल का। क्यों है 2, क्योंकि 2 जो है वो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल का। बात समझ में आ गया। चलिए एक सवाल आप लोगों को देते हैं और अब आप लोग बताएंगे कि इसका डिग्री कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर 1 माइनस y का पावर 4, y का पावर 4। चलिए बताइए तो जरा कि इसका, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। आपके हिसाब से 4 होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल का जो है, y हमारा वेरिएबल ही है, y का जो कि एक वेरिएबल है उसका पावर 4 है। यदि आपका आंसर 4 है तो आप गलत हैं। क्यों गलत है, अभी हम लोग जानेंगे। देखिए यदि इस प्रकार का सवाल आपको आए तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमको दिख रहा है इन दोनों में, ये पूरा और इसमें हमको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। तो y स्क्वायर इंटू 1 तो y स्क्वायर ही रह जाएगा, फिर माइनस y स्क्वायर इंटू y का पावर 4 कितना हो जाएगा, y का पावर 4 और 2
6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे जब इस प्रकार का सवाल आपको आए और डिग्री जब पूछा जाए तब। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? जो पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ था, ऑफ द पोलिनोमियल। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है हर कुछ। चलिए इसको लिख लीजिए, क्योंकि इतना अभी जो बताने जा रहे हैं वो इतना स्पेस में नहीं अट पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, तो कम पड़ जाएगा स्पेस। तो आप पहले इसे लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी से आप इसे लिखें। जल्दी जल्दी इसको कॉपी कीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर हो गया, सॉरी 9 नंबर तक हो गया। अब लास्ट है हमारा एक 10 नंबर। क्या है 10, देखते हैं। 10 है मेनली हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। मैथ पोलिनोमियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, 2 कैटेगरी। चलिए ये जो पोलिनोमियल है मैथ इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सा है जान लेते हैं पहले। 2 कैटेगरी पे पहला जो करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर ये पहला कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इन दोनों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे मतलब वो हो गया, डिग्री क्या था हमारा, मेनली पावर था, है ना, हाईएस्ट पावर था। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल को समझने के लिए हमको इसके डिग्री को समझना पड़ेगा। क्या है इसका डिग्री, जरा समझते हैं। जीरो पोलिनोमियल के शब्द से ही यहाँ पे मालूम चल रहा होगा। अच्छा, जीरो है मतलब कि कुछ अलग होगा, जीरो ही कुछ होगा, इस प्रकार का होगा। समझते हैं इसको। चलिए सबसे पहली बात ये कि इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल जीरो खुद है। इसका एग्जाम्पल जीरो खुद है। क्या ये एक पोलिनोमियल है? जीरो क्या एक पोलिनोमियल है? बिल्कुल एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? याद कीजिए, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो क्या ये जीरो हमारा पोलिनोमियल हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी हमारा क्या है, एक्स वेरिएबल जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। और इसका वैल्यू कितना होता है भाई? 1 होता है। और जब आप 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल का जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो गया जीरो। तो अब जरा बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा। इसका डिग्री नहीं डिफाइन किया हुआ है। क्यों नहीं बताते हैं अभी, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री डिफाइन किया हुआ है ही नहीं। क्यों नहीं है समझते हैं पहले। देखिए आप, ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा जीरो क्या हुआ, एक पोलिनोमियल हुआ, है ना। इसका वेरिएबल क्या होगा, जीरो का एक्स का पावर 0। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, है ना। चलिए उसके बाद जीरो के जगह पर 1 वैल्यू डाल दीजिए। इसका कितना आएगा वैल्यू, मान लीजिए समथिंग कुछ आएगा, कुछ तो आएगा। मान लीजिए चलिए 4 आ गया।
फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद चलिए x का वैल्यू फिर 2 रख देते हैं, इसका भी कुछ कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 आता है, फिर 8 से 0 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही आएगा। मतलब ये कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है ये डिफाइन किया हुआ नहीं है, क्योंकि हर बार तो 0 ही देखने को मिला हम लोगों को, है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिफाइन किया हुआ नहीं है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चल, उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ भी एक टर्म है हमारे पास, जैसे यहाँ पे 0 था तो कुछ 0 ही जैसा निकल के आया था सामने, है ना। उसी प्रकार से कांस्टेंट है तो हम लोग पढ़े हुए हैं सेकंड वाला नंबर में कांस्टेंट हमारा क्या होता था, कोई एक फिक्स नंबर जिसका कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है ना। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म का, जैसे 4 ले लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि एक तो हमारा ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट टर्म ही है। इसका डिग्री कितना होगा समझते हैं इसको। अभी तुरंत हम लोग समझे हैं कि यदि ये 4 है तो इनविजिबल इसका पावर कितना होगा, x का पावर 0 होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार चलिए इसका वैल्यू कुछ और अलग रख के देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू 2 रखते हैं तो कुछ ना कुछ मान लीजिए 4 आएगा, फिर 4 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कुछ अलग ही वैल्यू देखने को मिलेगा, मान लीजिए 16 आ जाता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे 0 के जगह पे कुछ और वैल्यू हो सकता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, हमको तो मालूम नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 से शुरुआत हो रहा है ना, और इसका ऑटोमेटिक 0 तो पावर रहता ही रहता है, क्योंकि जब आप 0 से इसका पावर 1 होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो वो आपका 4 ही देखने को मिलेगा। इसीलिए सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है 0, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो अब आप बता सकते हैं कितना होता है 0, इसका डिग्री 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलिए, हालांकि इसके जगह पे 0 के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमको देखने को मिलता है, तो ये हो गया हमारा 0 इसका डिग्री। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा नंबर है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जिसका पावर यानी कि जिसका जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका कि डिग्री कितना हो 1 हो। इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस 4। अब जरा देखिए, इस यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद तीसरा हो गया। फिर चौथा है हमारा लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल पहले देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल 4x² प्लस 7x प्लस 4, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। इसका जो डिग्री होता है वो 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 2। इसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पर क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 4x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे आपको पावर कितना देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट 3 मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हाईएस्ट 2 था तो डिग्री 2, यहाँ पे हाईएस्ट 1 था तो 1। चलिए, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका
इसका डिग्री हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हमारा 4th नंबर है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सॉरी, 5th हो गया। 6th नंबर, 6th नंबर है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। 4x का पावर 4 माइनस 7x का पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x। चलिए उसके बाद इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको कितने देखने को मिल रहा है? हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से हमारे पास 6 पॉलिनोमियल होते हैं, 6 प्रकार के। तो सबसे पहला 0, जिसका के डिग्री वो डिफाइन किया हुआ है ही नहीं, है ना, कैसे नहीं था हम लोग अब समझ चुके हैं। कांस्टेंट, जिसका के डिग्री 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक लीनियर डिग्री 2 होगा, क्यूबिक डिग्री 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 होगा। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कि टर्म्स कितने इस्तेमाल हुए हैं वो। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल में यहाँ पे जो एक टर्म है जिसका नाम है मोनो का मतलब होता है 1 या फिर सिंगल। बात समझ में आ गया, है ना। और मोनो का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जिसमें कि टर्म्स केवल एक ही होंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल 4x, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म्स है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, दोनों के कॉम्बिनेशन को टर्म्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, है ना। चलिए सेकंड नंबर पे है हमारा मोनोमियल के बाद बायनोमियल में भी एक टर्म है जिसका नाम है बाय का मतलब होता है 2, जिसमें कि टर्म कितने हो? 2। चलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 7x प्लस 4। ये दोनों टर्म है क्योंकि इसके साथ भी इनविजिबल x वेरिएबल है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया? 2 टर्म हो गया। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। उसके बाद फिर तीसरा नंबर है हमारा इसमें ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में भी एक शब्द है जिसका नाम है ट्राई, TRI। इसका मतलब होता है 3। इसका मतलब होता है 3, जिसमें कि 3 टर्म्स हो, है ना। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल में इसका, चलिए 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म है। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि पॉलिनोमियल 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से 6 हमारे होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में 3 होते हैं। पहला मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कुछ, और हाँ ये हमारा 10वां पॉइंट था ना, ये 10वां पॉइंट था, 9 इसके पहले हो चुका था। तो ये 10 का 10 पॉइंट यदि आपको याद रहते हैं तो आने वाला जो भी हमारा एक्सरसाइज होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन पाएगा और हम लोग अच्छी तरीके से उसको समझ भी पाएंगे, उसको हैंडल भी कर पाएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे जब हम लोग पढ़ें तो आप पूरा का पूरा पहले इस 10 के 10 टर्म को रिवाइज करके आएँ, ताकि हम लोग क्लास में अच्छे तरीके से इसको सवाल को सॉल्व कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।